आपके सिलेबस जो है जैसे हम पढ़ा रहे थे वैसे ही हम पढ़ाएंगे। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। ब्राजील और इंडिया की वनस्पति पढ़ी हमने, साथ साथ जो पशु पक्षी मिलते हैं वो भी पढ़ा। उसके साथ साथ हमने जो है ना लास्ट क्लास में एक और चैप्टर पढ़ी थी, वो है जनगणना, है ना, पॉपुलेशन पढ़ा था। तो अभी जो है आपके सिलेबस में और भी सारे पोर्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जिनमें मतलब थोड़ी बहुत और भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ना। तो आज ऐसे ही कुछ चैप्टर को हम पढ़ेंगे, थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो चैप्टर्स हमने लास्ट क्लास कवर किए थे या लास्ट 2 क्लास हमने पढ़े थे, उनमें आप लोगों को कोई डिफिकल्टी महसूस हुई या ऐसा कुछ जो आपको फिर से समझाना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो जिसमें आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आई? क्योंकि आप बोर्ड की क्लास है ना, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, इसीलिए मैं पूछ रही थी। कोई डाउट किसी को था? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आप लोगों को दिख जाए आप लोग बताएंगे कि मैम दिख गया है। ओके, चलिए, ये है आपका भूगोल का किताब। और इसमें जो है ना, देखिए यही है आपके पूरा जो सिलेबस है आपके क्लास का, ये पूरा वही है क्लास 10 का सिलेबस। इसमें हमने नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी पढ़ लिया था, लोक संख्या पढ़ ली थी। आज सोच रही हूँ कि हवामान पढ़ा दूं, और कल जो है ना पर्यटन, वाहतुक, संदेश वाहन और अर्थव्यवस्था आनी व्यवसाय, ये 2 चैप्टर कल के लिए सोच रहे हैं। आज सोच रही हूँ कि हवामान करा दूं। ठीक है, तो हवामान का मतलब हो गया कि क्लाइमेट। तो अभी आपको जो है ना मेरे साथ ये चैप्टर करनी पड़ेगी। क्या आपके स्कूल में ये सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं? सब कुछ पढ़ा के हो गया यस है मैम। स्कूल में? ओके, तो आज जो है ना हम आपके क्लास की जो हवामान वाली चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और साथ साथ इस चैप्टर में से ना समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे थे कि ब्राजील और इंडिया का हम एक कंपैरिजन करके हर चैप्टर कंप्लीट करते थे, वैसे ही आज हम ब्राजील और इंडिया के कंपैरिजन में, या जैसे हम कंपेयर करके पढ़ते हैं या डिफरेंस बना के पढ़ते हैं, वैसे ही आज हम क्लास ये जो आपकी हवामान वाली चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करते हैं। बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने पहले भी हवामान करके कोई तो चैप्टर पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, आप लोगों से ऐसे ही पूछा जाए कि हवामान का मतलब क्या होता है, हम कैसे समझे कि हवामान भूगोल में इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या होता है हवामान का मतलब? कौन बताएगा मुझे कि हवामान का मतलब क्या होता है? आप लोग क्लास 10 में है, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। हम्म, क्या होता है हवामान का मतलब? कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता हवामान का मतलब क्या होता है? ट्राई करेंगे, क्लास में आए हैं तो कोशिश तो करनी ही है। क्या होता है हवामान का मतलब, किसी को नहीं पता? ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ये आप लोगों ने पहले के क्लासेस में भी की हुई है, फिर भी इसको आसानी से समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर रोज हमारे पास हवा चलती है, सूर्य उगता है, सनलाइट हमें मिलती है, साथ साथ बारिश भी होती है, गर्मी भी लगती है, ऐसे करके सीजन्स बदलते हैं कि कभी हमें गर्मी लगती है, कभी सर्दी होती है, कभी पत्ते झड़ जाते हैं, कभी नए पत्ते आते हैं। यही जो हमें डिफरेंस फील होती है, जैसे बारिश हो गया, सनलाइट हो गया, सूरज की किरणें हो गई, है ना,
कभी ह्यूमिडिटी माना बहुत ज्यादा आर्द्रता हो गई हवा में, फिर मौसम का बदलना, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा कभी हवा चल रही है। तो ये क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जगह के जलवायु को पढ़ रहे हैं और लंबे समय के लिए पढ़ रहे हैं, कम से कम 20 से 30 साल के, तो ये जो टोटल इंफॉर्मेशन हमें उस स्थान का मिलता है, इसी को बोला जाता है क्लाइमेट। आप कह सकते हैं ना कि आज का वेदर बहुत ठंडा है, या आज का वेदर बहुत कंफर्टेबल है, या आज का वेदर बहुत गर्म है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को जब हम पूरे के पूरे 20 या 30 साल में पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है या हवामान कहा जाता है। तो एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो ये हवामान जो है ये बड़ा मात्रा में पढ़ते हैं हम, बड़े स्थल में पढ़ते हैं, बड़ी एरियाज के लिए पढ़ी जाती है ये। तो अभी इसको आज हम आपके ही जो सिलेबस है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, और उसी संदर्भ में दिया गया है कि ब्राजील और इंडिया में ये जो हवामान है इसकी समानता क्या है, इसकी एक इसको हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं, इसको एक साथ पढ़ने का मतलब क्या होता है। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है। ठीक है, देखो, तो हवामान हम पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे? इंडिया का पढ़ेंगे और साथ साथ ब्राजील का भी पढ़ेंगे। तो ब्राजील में यहाँ पे साउथ अमेरिका के जो महादेश है वहां पे ब्राजील है, और इंडिया का तो आप लोगों को पता ही है। अभी देखो, ब्राजील और भारत की जो भौगोलिक हवामान की विशेषता है, आपको मैप में दिखाया गया है कि ब्राजील यहाँ पे है और इंडिया यहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे कि ब्राजील और इंडिया को ही हम केस स्टडी करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है ग्लोब पे, इसके प्रीवियस स्लाइड में आप जाएंगे तो इंडिया यहाँ पे आता है ना, और ब्राजील जो है वो हमारा यहाँ पे आता है। तो इंडिया और ब्राजील की जो हवामान की विशेषताएं होती है, मतलब यहाँ पे लगभग एक किस्म की बारिश, इतनी बारिश तो ये ब्राजील के जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो एक ही किस्म की बारिश होती है, एक ही प्रकार की यहाँ पे गर्मी मिलती है। साथ साथ इन दोनों स्थानों पे जो लोग रहते हैं उनमें भी विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ब्राजील में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड है ये पास होती है। इसीलिए इंडिया और जो हमारा ये यहाँ पे ब्राजील का पोर्शन है, इन दोनों देशों में समानता पाई गई है कि गर्मी की मात्रा से देख लो, बारिश के रूप से देख लो, हवाओं के रूप से देख लो, इन दोनों जगहों पे हमें कुछ कुछ समानता मिली है। तो दोनों देशों में ना थोड़ी परिस्थिति एक जैसी है। तो दोनों देशों में अगर हम देखें तो तापमान बोल दो यानी टेम्परेचर बोल दो, बारिश बोल दो, साथ साथ हवाओं का चलना बोल दो, ये दोनों देशों में एक जैसा पाया गया है। इसी रीजन की वजह से तापमान, हवाओं का चलना, बारिश आदि, इन्हीं सब रीजंस की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से हमने ब्राजील और भारत की जो हवामान है इसको कंपेयर करके पढ़ना डिसाइड किया। अभी देखो, डिटेल में आप लोगों को समझना है, समझ के कोई प्रश्न है तो मुझे वहीं के वहीं रोक कर पूछना है। देखिए, क्लास में साइलेंस नहीं, मैं आप लोगों से आंसर सुनना चाहती हूँ, इसीलिए बार बार यही ट्राई कर रही हूँ बार बार कि आप लोग जवाब दें क्लास में और बोले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, ये जो मैप आपको दिया गया है ना, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ब्राजील का मैप है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना, यहाँ पे ना मतलब आपको अगर देख वो इस मैप में दिखाया गया है कि ये जो ब्लू 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 कलर दिखाई गई है कि यहाँ पे कितनी बारिश होती है, कितनी मिलीमीटर बारिश होती है। जहाँ पे डीप कलर है वहां पे ज्यादा बारिश, सबसे कम कलर जहाँ पे है वहां पे कम बारिश, है ना। और ये जो लाइंस दिखाई गई है, ये ऐसे करके रेड जो लाइंस, ये आपके तापमान को दिखा रही है कि कितना तापमान यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कितना तापमान आपको मिल रहा है। तो जहाँ पे तापमान ज्यादा होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी,
जहाँ पे तापमान कम होंगे वहां पे बारिश कम होगी। अभी देखो, अगर हम ब्राजील का जो ये पूरा मैप दिखाया गया है, इसको हम डिवाइड करें, है ना, इसके ऊपर भी हम स्टडी करें, इसको देखें कि ये कितने पार्ट्स में, कितने हिस्सों में इसकी डिवीजन हो सकती है। तो यहाँ पे पहला आपको मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है ना विषुववृत्तीय प्रदेश, यहाँ पे वर्ष भर उष्ण तापमान मिलता है। कौन सी एरियाज? जो इन एरियाज में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पे सबसे ज्यादा उच्च तापमान मिलेगा, क्योंकि उच्च तापमान होगा तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी। मानो कि देखो, ये जो हमारी ब्लू कलर की रीजन्स है, डीप ब्लू कलर, उच्च तापमान वाली रीजन, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान रहती है। फिर यहाँ पे बोला गया है मकर, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, जो मकर क्रांति रेखा हमारी पास होती है, वहां पे क्या होता है, समशीतोष्ण प्रकारांश है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लाइन है जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं जाती। सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं जाने से क्या होता है ना, कि एक होता है कि आपको सूर्य का पूरा पूरा ताप मिल रहा है, एक होता है आपको उतना ताप नहीं मिल रहा है। तो ये जो मकर क्रांति रेखा है ना, ये मकर क्रांति रेखा ब्राजील के उन्हीं स्तरों में से जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती है, बहुत कम बारिश भी नहीं होती है। इससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ना होने से, बहुत कम होने से, मतलब एक मीडियम प्रकार की बारिश रहती है। कौन सा? ये ब्लू कलर जो आप दिख रहे हैं ना, ये वाली रीजन, ये वाली जहाँ पे थोड़ी लाइट लाइट ब्लू दिख रही है ना, वो वाली। और पाव से जो स्रोत मतलब दक्षिण पूर्व व्यापारी यानी उत्तर पूर्व व्यापार आने। तो आपको देखना है कि दक्षिण पूर्व ये वाला और उत्तर पूर्व ये वाला, जहाँ पे सबसे ज्यादा है ना हवाओं का आना होता है। देखो यहाँ से हवाएं आ रही है ना समुंदर से, ये क्या है ना, ये आपको समुंदर से हवा आ रही है। तो हवा सिर्फ हवा नहीं लाएगी, साथ साथ बादल भी लाएगी। तो जो भी उपकूल की जो एरियाज है ना, यहाँ पे काफी बारिश होती है। तो इन्हीं को दिखाया गया है ना, सबसे ज्यादा इन्हीं को दिखाया गया है कि जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। और तीनों प्रदेशों में इसका डिवीजन हुआ गया है, तीनों प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है कि एक तो सबसे ज्यादा तापमान, फिर उसके बाद मीडियम कैटेगरी का तापमान, फिर उसके बाद समुंदर से आती हुई हवाएं कितनी बारिश यहाँ पे देती है। अभी इस मैप को आप लोग देखेंगे और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको रिलेट करके बताएं, यहाँ पे कोई डाउट आपको है? किसी स्थान पे आपको थोड़ा लग रहा है कि और पढ़ाना पड़ेगा, या कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, मुझे बताएंगे, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। एनी डाउट? नो डाउट मैम। अभी देखो, ठीक है, ये आपको एक ना ग्राफ बना के दिया गया है। तो ग्राफ जो बना के दिया गया है, ये आपको सबसे पहले ब्राजील की जो मेन भूमि है उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एंडीज पर्वत है, तो पर्वत है तो ऊंचे ही होंगे। नीचे नदी का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया है। फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और भी वो मालभूमि होती है ना, प्लेटो काइंड ऑफ, फिर उच्च भूमि प्रदेश। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्राजील का टोटल, जो आपको ये ब्राजील पूरा देश ही पकड़ लो, ये ब्राजील को सबसे पहले ब्राजील के ऊपर में पहाड़ है, फिर नीचे नदी है, फिर ये अमेजोन नदी है, फिर उसके बाद थोड़ी मालभूमि, फिर और भी उच्च भूमि। तो अभी देखो, एक साइड में तो समुंदर है, जिस साइड पे समुंदर है ना वहां पे तो आपको बारिश होगी ही होगी। उच्च भूमि माना जहां पे पर्वत होंगे वहां पे बारिश का होना तो पॉसिबल है। जो नीचे के पोर्शंस हैं वहां पे भी होंगे, लेकिन उच्च भूमि में जिस प्रकार की बारिश होगी वो समुंदर की वजह से हो सकती है, लेकिन नीचे जो बारिश होगी वो हमारे बादलों की वजह से ही होती है, विशेषकर वही बादल जो इवेपोरेशन करते हैं। तो ब्राजील के हाईलैंड्स और पावसाचे नमूने, मतलब ब्राजील में यहाँ पे जो भी हाईलैंड्स या ब्राजील में यहाँ पे जो भी पर्वत वगैरह हमें मिलते हैं, उनके साथ जो बारिश होती है उसका क्या रिलेशन है। देखो, कोस्टल जो रीजन होती है, कोस्टल रीजन माना जो समुंदर के निकट होती है,
वहां पे क्या होता है, वहां से ना समुंदर से हवाएं आती हैं, और यही हवाएं ना चल चल के ये जो उच्च भूमि है इसके ऊपर चढ़ करके बादल बना करके वृष्टि देती है ना। तो इसको कहा गया है कोस्टल स्कार्पमेंट्स। तो कोस्टल स्कार्पमेंट्स या कोस्टल स्कार्पमेंट्स का मतलब होता है कोस्टल के या समुंदर के, कोस्टल मतलब समुंदर के निकट जो पर्वत होती है, समुंदर के निकट जो पर्वत होती है वो हवाएं लाती है, ऐसे ऊपर 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 वो पहाड़ों तक चढ़ती है, लोकल थोड़ी बहुत बादल बनाएगी और सिर्फ बारिश देगी तो पर्वतों में ही देगी। तो उसको क्या, नेक्स्ट क्या है, ओरोग्राफिक पाउस, मतलब जिस जो जो बारिश पर्वतों की वजह से होती है उसको ओरोग्राफिक कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ है ना, विशेषकर ये वाले और फिर कभी कभी इतना तो नहीं लेकिन मोस्टली ये समुंदर वाले ही, ये वाले क्या करते हैं, ये भी समुंदर के इधर से जो हवाएं आती है, जैसे मैंने आपसे कहा ये ऊपर चढ़ेगी, चढ़ के बादल बनाएगी, लेकिन अगर बारिश होगी तो सिर्फ इसी स्थान पे होगी, जब तक वो उस स्थान पे जाती है तो हवाएं सूख जाती हैं, इसीलिए इन स्थानों पे बारिश नहीं होती। तो जो भी बारिश पर्वतों की वजह से होता है उसको ओरोग्राफिक कहा जाता है। ओरो मतलब पहाड़ और ग्राफिक मतलब जहां से उसका जन्म हो रहा है, उसकी सृष्टि जहां से हो रही है। तो दोनों जो कोस्टल स्कार्पमेंट्स, एक तो ये कोस्ट है इसके लिए यहाँ पे पहाड़ है तो इसको स्कार्पमेंट्स कहा जा रहा है। ओरोग्राफिक क्योंकि पहाड़ों की वजह से वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो ऐसे करके हवाएं आती है, ऐसे ऐसे चढ़ती है, ऊपर जाती है और एक ही साइड बारिश देती है, दूसरी साइड में उतनी ज्यादा बारिश नहीं देती क्योंकि वो सूख जाती है। देखो ये जो है ना पर्जन्य छाया प्रदेश, इसका मतलब ये है कि क्या होता है ना कि एक साइड तो बारिश हो गई लेकिन दूसरे साइडों का क्या, दूसरे साइड्स में उतनी बारिश नहीं होती क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों से हवा सूख जाती है। तो सबसे ज्यादा वो उसी स्थान पे बारिश होगी, उसी पर्वत पे होगी जो समुंदर के निकट होगा और समुंदर के साइड फेस किया हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप समुंदर से दूर चले जाते हैं आप देखिए कैसे बारिश की जो रेखा है वो कैसे कैसे कम होते फिर ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, फिर देखो यहाँ पे कैसे हो गया, है ना। तो इसको समझना है कि जो आपके ब्राजील में जो हाईलैंड्स है, यानी जो ब्राजील में पहाड़ पर्वत है, उसकी बारिश से क्या संबंध है। पहाड़ पर्वतों की भूमिका यही है कि वो हवाओं को अपनी ओर खींचते हैं, ऊपर थोड़ी बहुत बादल बनाते हैं, एक साइड बारिश देते हैं, दूसरी साइड नहीं देते हैं। इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक पाउस, है ना, जिसको एक तरफ बारिश है दूसरी तरफ नहीं है। देखो अभी क्या है ना, ये तो हमने ब्राजील की जो हवामान थी, सॉरी जो बारिश की प्रकार थी और हाईलैंड्स जो प्रेजेंट थे वहां पे उसको पढ़ा। अभी हम देखेंगे कि ब्राजील के कौन से स्थान पर कैसी कैसी बारिश होती है। अभी देखो ये है हमारा अमेज़न का जो रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मियों की वजह से इवेपोरेशन होता है, जंगल बहुत है, तो सबसे ज्यादा बारिश हमको अमेज़न में ये जंगलों में मिलती है। फिर डोंगराल प्रदेश मतलब ब्राजील के यही पर्वत वाले रीजन जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन समुंदर से आई हुई वही बारिश जो सिर्फ एक साइड वृष्टि देती है, दूसरी साइड नहीं देती। फिर जो किनाराई प्रदेश होती है, मतलब कुछ कुछ स्थान जो किनारों के बहुत निकट है, तो यहाँ पे से समुंदर से डायरेक्ट हवा उन स्थानों पे जाती है। हालांकि शायद यहाँ पे जो है ना, जो बहुत ज्यादा पहाड़ पर्वत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्थान इतने समुंदर के निकट है, तो समुंदर से जाती हुई हवा यहाँ पे बादल बनाती है और बादलों को बनाते ही इन किनारों में सबसे ज्यादा बारिश देती है। तो ब्राजील की हवामान में तीन प्रकार की या तीनों स्थानों पे हमको बारिश की संभावना नजर आती है। एक तो सबसे ज्यादा अमेज़न के घने जंगलों में, सेकेंड हमको मिलेगी ब्राजील की जो उच्च भूमि है जहाँ पे पर्वत है, एक साइड वृष्टि है दूसरी साइड नहीं है, तो डोंगराल प्रदेश, और नेक्स्ट है किनाराई प्रदेश। किनारी प्रदेश में क्या होगी, समुंदर से आती हुई हवाएं डायरेक्ट वहां पे बारिश देगी,
चाहे वहां पे जो है पर्वत हो कि ना हो। कहने का तात्पर्य यही है कि पर्वत हो तो बारिश तो वहां पे होगी ही, लेकिन अगर नहीं भी हो, लेकिन वो स्थान बहुत समीप है समुन्दर के, तो समुन्दर के बहुत समीप होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ना समुन्दर से डायरेक्ट हवाएं आती है, बादल बनाती है, वृष्टि देती है, चली जाती है। जैसे हमारे हमारे देश में भी आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सब स्थानों पे बारिश ज्यादा होती है। इसीलिए इतना तक क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हम एक टेम्परेचर और रेनफॉल का ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम दक्षिण ब्राजील, उच्च कटिबंध क्षेत्र, मतलब ट्रॉपिक ऑफ वो वाला, केप्रिकॉन वाला, वो वाला क्षेत्र देखेंगे। फिर जो है हम देखेंगे कि किनाराई प्रदेश में कैसी बारिश होती है। तो इसीलिए हमने 2-3 जगहों को पढ़ लिया है, पोर्ट एलेग्रे, मैनस, वेलम, रियो दी जनेरियो। इन चारों स्थानों पे ना हमने देखा बारिश कैसी होती है और यहाँ पे ना गर्मी कैसी होती है, वो हमने प्लॉट किया। हम जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ करते हैं, तो हम भी वहां पे यही कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, और हमने जो है ना क्या कहते हैं, हर एक महीने में, मतलब देखो ब्राजील के चारों स्थानों में 4 पॉइंट्स हमने ले लिए, 1, 2, 3, 4 करके। यहाँ पे है मानस, यहाँ पे है बेलेम, यहाँ पे है पोर्ट एलेग्रे, और यहाँ पे है ना रियो दी जनेरियो। यहाँ से हमने क्या किया है, हमने टेम्परेचर यानी तापमान, और जो है ना हमने बारिश का जो है ना डेटा कलेक्ट किया है, और करने के बाद हमने ग्राफ बनाया है कि कौन से महीने में कितनी बारिश हो रही है और कितना तापमान है। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो मानस में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, पोर्ट एलेग्रो में थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे पूरी की पूरी हैवी टेम्परेचर है। रियो दी जनेरियो में आप देखो तो स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर है, फिर कम होती गई, फिर ज्यादा टेम्परेचर हुई गई दिसंबर में। वेलम में क्या हुआ, वेलम में जनवरी से मार्च, अप्रैल, मई तक तो काफी टेम्परेचर थी, फिर टेम्परेचर कम होते होते दिसंबर में भी थोड़ी ज्यादा हुई। लेकिन यहाँ पे आपको बारिश भी पड़नी है। जैसे मानस में देखो एक प्रकार की बारिश, वेलम में भी एक प्रकार की बारिश, थोड़ी मई जून में थोड़ी सी ज्यादा हुई, फिर कम हो गई। रायो दी जनवरियो में देखो जनवरी में अच्छी खासी बारिश, फिर थोड़ी कम हो गई अगस्त जुलाई में, फिर दिसंबर में फ्लैट हो गई। और फिर देखो पोर्ट एलेग्रो में जनवरी में ज्यादा, जून जुलाई तक बहुत कम, फिर दिसंबर तक थोड़ी और बढ़ गई। तो यहाँ पे बारिश की या टेम्परेचर की बहुत ज्यादा कुछ ऊंच नीच हमें देखने को नहीं मिल रही है। 4 जो जगह हमने लिए हैं ब्राजील के केस स्टडी के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तक, यहाँ पे टेम्परेचर बोल दो या रेनफॉल बोल दो या बारिश बोल दो या तापमान बोल दो, एक ही किस्म की है। बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी बाढ़ आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तीनों स्थानों को इसीलिए हमने डिवाइड करके पढ़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नॉर्थ या तो साउथ, ईस्ट या वेस्ट, या जहां कहीं भी जो भी केस स्टडी आपको दी गई है स्थानों के बेसिस पे, कैसी बारिश यहाँ पे होती है और कैसा तापमान यहाँ पे रहता है ना। अभी देखो ये एक जगह आपको दिखाई गई है, आपको क्या दिख रहा है दोनों पिक्चर्स में, कौन बताएंगे मुझे? कौन सी ये पिक्चर है, आप किसी को पता है ये क्या है? ये तो ब्राजील है, ये तो रायो दी जेनेरियो जगहों का नाम है, ये सब स्थान क्या है, किसी को पता है? ये जो रेड रेड ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई साइक्लोन किस्म का बन रहा है, और ऐसे ऐसे साइक्लोन आते हैं ब्राजील में जो पूरे देश को तबाह करके जाते हैं। तो क्योंकि समुंदर के निकट है ना, और हमने पढ़ा कि समुंदर से आती हुई हवाएं यहाँ पे बारिश देती है। जैसे आप पिछले स्लाइड में जाएंगे, ये सब स्थान, इन स्थानों के जब मतलब जो लाइन ऐसे बनाई गई है ना ऑरेंज से, यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि समुंदर से आती हुई हवाएं कैसे यहाँ पे बारिश देती है। कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, और साइक्लोन की वजह से क्या क्या होता है देखो, पूरा का पूरा यहाँ पे डूब गया है। डूब जाने की वजह से घर बार पेड़ पौधे सब नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा
जो है ना तबाही मचाई जाती है साइक्लोन के द्वारा। और ये साइक्लोन समुंदर से ही आती है, जब समुंदर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और ये गर्मी जो है ना, ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लैंड के ऊपर, देखो कैसे ये साइक्लोन रेड रेड करके ये जो कलर दिखाया गया है कैसे आ रही है, और कैसे धरती के ऊपर ब्राजील की जो मेन भूमि है उसके ऊपर वो साइक्लोन कैसे अपने तबाही मचा रही है। देखो ये रेड कलर दिखा रहा है कि कैसे इसकी जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, ये ऐसे दिखाई जा रही है। ठीक है, अब ये वीडियो देखते हैं, एक सेकंड। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आई थिंक आप सभी को दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? हाँ जी, मैंने थोड़ा स्टॉप किया है। यस मैम। तो यहाँ पे आपको मैं क्या दिखा रही हूँ कि ब्राजील में जब बाढ़ आती है तो देखो क्या अवस्था है, लोग कैसे एकदम घरों से जा रहे हैं, बोट पे जा रहे हैं, है ना। तो बोट पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो है सब डूब गया है। अभी देखो, ठीक है, चलो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो देखी और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि जो है कैसे यहाँ पे बारिश की वजह से जो है तबाही मची गई, एक साइक्लोन आ गया जो कि बहुत कॉमन है ब्राजील के इन्हीं क्षेत्रों के पास, विशेषकर जो उपकूलवर्ती है, जो कुल के निकट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। अभी हम भारत का पढ़ेंगे। तो भारत का जो हवामान है वो बहुत आसान है। गर्मी में कैसी होती है, फिर जो है हमारी बारिश के टाइम कितनी वृष्टि होती है, फिर जो है मॉनसून जाने के बाद यानी बारिश जाने के बाद जो थोड़ा टाइम हमारा अक्टूबर नवंबर में रहता है, और फिर ठंडी का मौसम। सबसे पहले हम जो है ना गर्मियों का देखेंगे। देखो गर्मियों की जो है ना इंफॉर्मेशन हमें इस मैप से मिल रही है। ये रेड कलर जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया को दिखा रहा है, यानी उत्तर भारत और पूर्व और मध्य भारत। टेम्परेचर तो अहमदाबाद में 46, जैसलमेर में 50 डिग्री, रांची में 48 डिग्री, पटना में 45 डिग्री, है ना। इन स्थानों में कुछ 45 तक जा रही है, 48 तक। तो ये सभी स्थान जो है गर्मियों में इतना ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे ना बहुत बहुत गर्मी की फीलिंग आती है, गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहा जाता है, और वो पूरे इंसानी चेहरे को जलाने तक के लिए सक्षम है। तो इसके बाद ना जैसे ही गर्मी की एंड होने लगती है, मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में जो है ना हमारा मॉनसून सीजन आ जाता है। ये मॉनसून सीजन जहाँ पे ये मैप में दिखाया गया है, डीप ब्लू कलर माना, इन सभी क्षेत्रों में ये जो डीप ब्लू का बनाया गया है, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना सबसे ज्यादा बारिश देखी जाती है ना। उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको दिखेगा उत्तर पूर्वमाला, पश्चिम पर्वतमाला, नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ स्टेट्स, अंडमान निकोबार। फिर जो है ना ये जो टोटल ये सेंट्रल इंडिया में आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं, यहाँ पे मीडियम बारिश होती होगी, और सबसे कम बारिश होती है राजस्थान, जम्मू कश्मीर और इन सब स्थानों में, है ना। तो वृष्टि तो काफी होती है, 2000 मिलीमीटर तक हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही मॉनसून खत्म होता है तो हमारा कौन सा सीजन स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल से लेकर के आप अप्रैल,
मई, है ना, अप्रैल मई तक तो मानसून आ ही जाता है। फिर जून टू सितंबर हमारा मानसून यानी वृष्टि। फिर जो है जून सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमारी ये जो मानसून खत्म होती है और दिवाली वगैरह जिस सीजन में आती है, इसको माघाड़ी मानसून या हंगाम कहते हैं। मतलब इस टाइम पे हमारे यहाँ पे भी वृष्टि की संभावना रहती है और कभी कभी साइक्लोन भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है ना विंटर सीजन शुरू हो जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर हमें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में मिलता है और सबसे ज्यादा हमें साउथ इंडिया में मिलता है विंटर में। वहां पे विंटर होती ही नहीं है क्योंकि वो समुद्र के निकट है। तो हमारे मोस्टली 4 प्रकार की हमें जो है इंडिया में सीजन्स देखने को मिलते हैं। एक गर्मी का, दूसरा बारिश का, थर्ड कैटेगरी है जब बारिश जा रही है और विंटर आ रही है, तो बीच में वो वाला ऑटम सीजन कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ आता है ठंडी का सीजन। ठंडी के सीजन जहाँ पे जो है अभी मान लीजिए नवंबर अक्टूबर मतलब नवंबर एंड से फरवरी तक ये ठंडी का मौसम जाता है। अभी देखिए भारत में कैसी कैसी बारिश होती है, कैसे कैसे हवामान हमें मिलते हैं। ये है भारत का मैप। आपको नॉर्थ इंडिया में हिमालय की वजह से बहुत ठंड मिलेगी। ये ये जो हमारे है ना, ये जो हमारे पर्वत पर्वत है, पश्चिमी पर्वतमाला, उत्तरी पर्वतमाला, ये ऊंचे पर्वत है लेकिन हिमालय के जैसे उतने ऊंचे नहीं है। तो यहाँ पे भी बारिश होती है, यहाँ पे भी ठंड होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। यहाँ पे तो हमारा रेगिस्तान है राजस्थान का, बीच में हमारा मालभूमि है जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं, यहाँ पे भी गर्मी होती है। तो हिमालय का प्रभाव, हिंद महासागर का प्रभाव, अक्षांश स्थान और ऊंची प्रभाव। तो हिमालय के प्रभाव से ठंड होगी, हिंद महासागर के प्रभाव से क्या होगा, बारिश आएगी। इन दो स्थानों पे ये उपकूलवर्ती जो है ना, ये उत्तर पर्व ये यहाँ पे पश्चिम पर्वतमाला और पूर्वीय पर्वतमाला, यहाँ पे बारिश आती है। अक्षांश स्थान माना जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ये बीच में से बहुत गर्मी होती है ये स्थान जहाँ पे मेरी कर्सर अभी घूम रही है। और ऊंची प्रभाव यानी जो भिन्न भिन्न स्थान है जहाँ पे उच्च स्थान है, उच्च स्थानों पे ज्यादा ठंडी होती है, कम गर्मी होती है। इतना किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी जैसे हमने ब्राजील के लिए इस स्लाइड में पढ़ा ना, इसके पहले वाले ऐसे जहाँ पे हमने टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों पढ़ा हवामान को समझने के लिए, यहाँ पे भी हमने ब्राजील में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का टेम्परेचर लिया हुआ है और जो है ना बारिश की डेटा ली हुई है। तो अभी हम उसको देखेंगे। सबको पता है दिल्ली में विंटर में बहुत ठंड होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सितंबर अक्टूबर क्या है जुलाई अगस्त में। फिर जो है टेम्परेचर कम होने लगता है। मुंबई में तो तापमान की ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं लगती है, जून जुलाई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, उसके बाद टेम्परेचर नीचे होने लगती है। कोलकाता में भी वैसा ही है, जून जुलाई अगस्त में बहुत गर्मी रहती है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगती है। चेन्नई में तो बहुत कम टेम्परेचर, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब टेम्परेचर रहती है, लेकिन देखो विंटर में जो होता है ना यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे ठंड होता ही नहीं है। बारिश देखो तो सबसे ज्यादा बारिश हमें मुंबई के इस तत्र पे दिख रहा है। कोलकाता में भी अच्छी खासी बारिश है, लेकिन जो आप देखेंगे कि चेन्नई में भी बारिश ज्यादा हो रही है मई जून में, फिर घूम रही के नीचे आ रही है। कोलकाता में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा हमें बारिश की जो डिफरेंस है वो मुंबई स्तर में ही दिखाई दे रही है, चेन्नई में दिखाई दे रही है। वरना दिल्ली में भी बहुत ज्यादा बारिश तो होती नहीं है, लेकिन ठीक है कभी कभी होती भी है जून जुलाई के इस टाइम पे, फिर वो कम होने लगती है। तो अभी देखेंगे कि इतना जो बारिश हो रही है या ऐसे जो तापमान हो रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐसे तापमान और ऐसी बारिश का कारण क्या है। देखो किनारा भाग जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया पूर्वी पर्वतमाला और पश्चिमी पर्वतमाला, यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्वत है ना, जैसे मैंने आपको इस मैप पे दिखाया, देखो यहाँ पे वैसे पर्वत है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया ब्राजील के क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको समझाया कि देखो ब्राजील के यहाँ पे अगर पर्वत है
तो पर्वतों की वजह से वो हवाओं को खींचेगा और खींचने की वजह से यहाँ पे वृष्टि होगी। हाईलैंड और लीवर्ड साइड माना ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो वृष्टिपात पर्वतों की वजह से होती है, लेकिन एक स्थान पे होगी, दूसरे स्थान पे नहीं होगी। जिस स्थान पे समुद्र के निकट जो पर्वत की श्रेणी है वहां पे होगी, दूसरे स्थान पे नहीं हो रही। गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि जब तक वहां पे हवाएं जाती है वो सूख जाती है। साथ साथ ये दोनों स्थान जो है ना वो समुद्र से दूर है। गुजरात हालांकि पास है, लेकिन फिर भी वो उतनी बारिश नहीं प्राप्त करती। हिमालय में तो बारिश नहीं होती लेकिन बर्फ होती है। तमिलनाडु में बर्फ वगैरह कुछ नहीं होती। तमिलनाडु में वृष्टि होती है गर्मियों में, और विंटर में भी हमें यहाँ पे वृष्टि मिलती है। अब देखो ब्राजील जो है ना, भारत की अत्यंत हवामान परिस्थिति किस स्थान में कैसा है। कभी कभी बहुत ठंडी है, कभी कभी बहुत गर्मी है, किसी किसी स्थान पे, किसी किसी स्थान पे हमको बर्फ मिल रहे हैं, किसी किसी स्थान पे हमको उसी सीजन में गर्म लग रहा है। देखो बहुत ज्यादा गर्मी हमें गुजरात के इस रीजन पे दिखाया गया है ना, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत ज्यादा ठंडी हमें लेह लद्दाख में मिलती है ना। ये जो मेघालय वगैरह का जो है ना, मौसिनराम मेघालय में है ना, मोचेरा पुंजी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और सबसे ज्यादा गर्मी और सूखा जो मिलता है वो हमें राजस्थान में मिलता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी के लिए गुजरात का दिखाया गया है, लेकिन राजस्थान में भी काफी गर्मी होती है। बहुत ज्यादा ठंडी होती है लेह लद्दाख में। सबसे ज्यादा बारिश हमें ये जो उत्तर उत्तर पूर्वीय राज्य होते हैं ना, एक मिनट है, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ना उत्तर पूर्वीय राज्य, ये वाला, यहाँ पे एक सेकंड, इन राज्यों में ये इन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से हवाएं डायरेक्ट यहाँ पे जाती है और बारिश करती है। तो और सबसे सूखे स्थान जो है ना वो जैसलमेर को दिखाया गया है, मतलब राजस्थान में, क्योंकि वहां पे जाती ही नहीं है हमारी जो है ना, जो हमारी मौसमी वायु है वो वहां तक नहीं पहुंचती। क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तक बारिश वहां पे जाए तब तक हवाएं सूख जाती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जो है ब्राजील और इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, जैसे दोनों पर्सपेक्टिव से हमने वहां के हवामान को जाना और हमने उनके हवामान को भी पढ़ा, तो आप देखेंगे कि ब्राजील में दो तीन प्रकार के है ना बारिश की स्थान हमने डिवाइड करके पढ़ा। पर्वतों के वजह से कुछ है, कुछ समुद्र के निकट है, और कुछ कुछ जो है वो जंगलों के उधर है। तो हम मौसम के, ये तो हमारा बारिश का हो गया, लेकिन आप इसके साथ साथ वहां पे टेम्परेचर देखेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पे तापमान का डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी वहां पे साइक्लोन भी आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमने ब्राजील को जाना। इसके संदर्भ में जब हमने इंडिया को पढ़ा, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या देखा कि इंडिया में भी हिमालय के वजह से कभी कभी पूर्व पर्वतमाला, पश्चिम पर्वतमाला, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जहाँ काफी ज्यादा बारिश होती है, गर्मी भी मिलती है हमें अच्छी खासी। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 4 सीजन देखे जाते हैं, एक गर्मी का, एक मानसून का, एक मानसून के बाद का जहाँ पे मानसून जा रहा है, और फिर जो है विंटर सीजन। तो इन्हीं के ऊपर ना हमें जो है ना इंडिया का अगर आपसे हवामान पूछा जाए, आप बोलेंगे हमें पूरे साल ही यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बारिश तो हमें कब मिलती है? मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है। लेकिन आप विंटर में भी थोड़ा थोड़ा रेनफॉल देखेंगे पंजाब, तमिलनाडु, इन स्थानों पे, और कभी कभी रेनफॉल आप देखेंगे जो है गर्मियों में भी। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बंगाल, बिहार, इन सब राज्यों में कभी कभी बारिश भी होने लगती है। तो भारत का अगर हवामान आपसे पूछा जाए, तो भारत का हवामान मॉनसून टाइप है, मतलब बारिश का है, क्योंकि पूरे साल हमको बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ब्राजील में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन यही है कि हमें ये गर्मी अच्छी खासी देती है, साथ साथ बारिश भी बहुत अच्छा देती है। यही है इन दोनों के हवामान का रिलेशन। लेकिन इंडिया के आप चारों शहरों को पढ़ें तो चारों शहरों में भी अलग अलग किस्म के तापमान और अलग अलग किस्म की बारिश देखी जाती है। तापमान तो हर एक जगह उच्च है, लेकिन कभी कभी किसी राज्यों में तो, जैसे आपको मुंबई में, चेन्नई में बहुत ज्यादा ठंड नहीं मिलेगी, दिल्ली, कोलकाता में अच्छी ठंड मिलेगी। आपको मुंबई और चेन्नई की बारिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा।
लेकिन दिल्ली और कोलकाता की बारिश में डिफरेंस नजर आएगा। अभी दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती है। तो आपको इन दोनों चीजों को, यानी आप जब ब्राजील को पढ़ेंगे और आप जब इंडिया को पढ़ेंगे, दोनों चीजों को रिलेट करके पढ़ना है कि हमने दोनों चैप्टर्स को क्यों लिया। इनकी लोकेशन सेम है। इनकी लोकेशन सेम होने के कारण यहाँ पे एक टाइप का हवामान मिलने के चांसेस ज्यादा है, बारिश एक टाइप होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे करके आप इंडिया को जान सकते हैं, साथ साथ ब्राजील को भी जान सकते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताएं पूरा चैप्टर एक बार अपने ओर से पूरा पेजेस घुमा घुमा के देख ले। मैं भी शेयर करती हूँ स्क्रीन और आप लोगों से पूछती हूँ कि अभी किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन मुझसे कोई पूछना चाहेगा कि मैम यहाँ पे ये पोर्शन है, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं फिर से कर दूंगी। क्योंकि ये क्लाइमेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भारत के चारों जगह याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे कम गर्मी, सबसे ज्यादा बारिश, सबसे कम बारिश, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं पर चैप्टर शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा पोर्शन हमने पढ़ा और क्या हमने कवर किया। देखो, यही मैं आप लोग कह रही थी, चेरापूंजी और मौसिनराम सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। यही चीजें हमने पढ़ी। ब्राजील की देखो वृष्टि कैसी होती है ना, और भारत में कैसे होती है, सूखा भी होता है, बाढ़ भी होती है, दोनों जगहों पे ऐसे करके। हम्म ये देखो वृष्टि की वजह से कैसे सब जैम हो जाता है और लोगों का चलना, ये तो मुंबई में बहुत कॉमन हम देखते ही हैं। काफी शहरों में होती है, कर्कट क्रांति रेखा की वजह से तो होती भी है अच्छी खासी बारिश। ठीक है, इन ग्राफ्स को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा आपको जो है वृष्टि की संभावना मुंबई और चेन्नई में सेम लगेगी। दिल्ली में उतनी बारिश होती नहीं है, कोलकाता में भी अच्छी खासी होती है, दिल्ली से ज्यादा ही होती है। तो ऐसे करके केस स्टडी बना बना कर रिलेट करके पढ़ेंगे। जम से ज्यादा ये मैप्स को देख के जाएंगे, क्वेश्चंस काफी आते हैं। याद रखेंगे कि जिस स्थान पे सबसे ज्यादा समुंदर के निकट होती है उसी स्थान पे संभावना रहती है कि ऐसे चढ़े, हवाएं जो है ना वो ऐसे समुंदर के ऊपर से चढ़ती हैं, फिर इस स्थान पे बारिश देती है, दूसरे स्थान पे कम देती है, तो इसको कहते हैं ओरोग्राफिक। तो इसको ब्राजील की उच्च भूमि कहा जाता है। तापमान ज्यादा होने से बारिश भी ज्यादा होती है, और जो है ना तापमान और बारिश की सबसे ज्यादा रिलेशन, डीप रिलेशन इसी के बेसिस पे है। ठीक है, चलो अभी किसी और को कुछ पूछना है, कोई और क्वेश्चंस है? कुछ सबको सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं और अगले क्लास अब सभी से मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। कल के क्लास में आप लोगों के साथ जो है ना वो चैप्टर पढ़ेंगे, वो जो टूरिज्म का है ना आप लोगों का, ट्रांसपोर्ट बाहतुक, वो वाला चैप्टर करेंगे। और पर्यटन वो वाला चैप्टर भी कल कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों का सिलेबस का काफी पोर्शन कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड थैंक यू। Good night, ma'am. थैंक यू।